So first, we are really grateful to you for having taken time off your busy schedule to launch our website. We thought we will publicize SME and also we will disseminate information to ensure that that whatever good schemes are being done by the government reaches them so that they can take advantage of it and grow further. So in the light of that, we set up this SMEpost.com recently, and the purpose, and also it has come at an appropriate time when Prime Minister Mr. Narendra Modi is trying to launch Startup and Stand Up India perhaps in the middle of this month. And also is Make in India campaign where MSME contributes quite a lot. And MSME is very close to your heart, and with your rural background and all those. What are the new initiatives that you propose to do in this year, and also perhaps in budget? What sort of concessions and measures that you expect in the budget? देखिए, हम स्वयं अनुभव करते हैं और हमारी सरकार ये महसूस करती है कि बगैर लघु उद्योगों के विस्तार के देश के विकास को प्रभावी स्वरूप हम नहीं दे सकते। इसके माध्यम से जो रॉ मटेरियल्स हैं, देश के अंदर जो सारे बेरोजगार युवक हैं, देश के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी के दृष्टि से काम करने वाले ऐसे लोग हैं, सबको अगर ढंग से समायोजन कोई कर सकता है तो लघु उद्योग कर सकता है, और इसे लघु उद्योग का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि हम हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। मेक इंडिया अर्थात अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार, और जहां आवश्यक हुआ लार्ज इंडस्ट्री। उस आधार पर आगे हम बढ़ सकते हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री के नाते मैं व्यक्तिगत स्तर पर यह अनुभव करता हूं कि अभी तक उद्योगों को लगाने के लिए जो उद्यमियों के अन्य प्रकार की कठिनाइयां जा रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तभी हम सही माने में हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब का स्वरूप बना सकते हैं, और इसलिए उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम का। रजिस्ट्रेशन कराने में हमारे उद्यमी को बहुत कठिनाई जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत सारे जहां भागना दौड़ना पड़ता था। हमने उसको एक पेज का किया है, हाँ, सारा इतना अधिक सरलीकरण किया है। जहां पैसे बहुत खर्च करने पड़ते थे, भागदौड़ बहुत करनी पड़ती थी, बहुत सारी क्वेरीज का जवाब देने के लिए बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती थी, उसके लिए हमने एक पेज किया है, वेब पोर्टल के आधार पर किया है, ऑनलाइन है, और एक पेज के अंदर जो आवश्यक जानकारी है जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो सकता है, हमने उसको 20 पॉइंट्स के अंतर्गत बांधा है। उसको फिलअप कर दीजिए और 3 मिनट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। इससे बढ़कर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से इनिशिएटिव और तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। दूसरा, हमने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर है, जो 20% था 2012 के खरीद नीति के कानून के अंतर्गत, उसमें कठिनाइयां जा रही थी। इसको हमने 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी कर दिया है। 20% एमएसएमई के द्वारा उत्पादित माल को खरीदना ही है, और उसके लिए बाकायदे मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी सेक्रेटरी के अध्यक्षता में सुनिश्चित की है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। हमने एक और किया, हमारे एनपीए ज्यादा हो रहे हैं, सीख हो रही हैं, तो इसके लिए भी हमने किया है एक रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस की मेंटालिटी डेवलप हो, उस दृष्टि से अवसर भी है। उस स्कीम का नाम है एस्पायर।
ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके लिए हमने 200 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी राजकोट में और आप, हाँ अभी गया था मैं, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि इस समय तक 15 लाइवलीहुड इनोवेशन सेंटर्स बन गए हैं पूरे देश में। हमारी योजना है कि कम से कम पूरे देश के अंदर 500 हम अभी कर डालें। हमने पीपी मोड को भी इसमें जोड़ा है और इसके आधार पर करेंगे तो इस समय 100 से ऊपर हो गए हैं और भी उसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। हमने क्वायर इंडस्ट्रीज को भी, जो दक्षिण में विशेषकर क्वायर्स और इस तरह के हैं, उसको डेवलप करने का प्रयास किया है। और इसको इसलिए कि हमने ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा महत्व दिया है, महिला उद्यमी आगे बढ़े, इसके लिए क्वायर के अंदर सर्वाधिक महिलाएं लगी हैं। तो इसके लिए हमने जो इनिशिएटिव लिया है, पहले 5 लाख का हम क्वायर इंडस्ट्री सुधार योजना के अंतर्गत क्वायर उद्यमी विस्तार विकास योजना इसके अंदर थे, अब उसको 10 लाख कर दिया है। और इसलिए वो, और इसी में इसका हमने क्लस्टर डेवलपमेंट भी किया है। और स्फूर्ति योजना के अंतर्गत जो जिन मशीनों के कारण उनको दिक्कत जा रही है उनके रिनोवेशन के लिए, और जो कारीगर महिलाएं हैं उनको स्वयं अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। और इसके लिए हार्ड इंटरवेंशन है जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह काम देते हैं, और अलग से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी इसके अंतर्गत हम देते हैं। और इसमें 10 करोड़ और इससे ऊपर की राशि भी सुनिश्चित करते हैं। और इसी में जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल हेरिटेज वाली, उसको भी स्फूर्ति के माध्यम से करते हैं। वह उसमें हेरिटेज सेक्टर है उसका, उसमें हेरिटेज में 1000 से लेकर 2500 तक काम करने वाले लोग हैं, जिसमें हम 8 करोड़ का प्रावधान रखे हुए हैं। और उसके बाद मेजर क्लस्टर है, वो मेजर क्लस्टर के अंदर 500 से लेकर 1000 तक लोगों का ये कारीगर हैं, काम करते हैं, उसके लिए 3 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। और उसके बाद एक मिनी क्लस्टर है, मिनी क्लस्टर में अप टू 500 है, उसके अंदर 1.5 करोड़ का है। इस आधार पर मशीनों का भी अपग्रेडेशन हो और काम करने वाले जो कारीगर हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि अधिक से अधिक प्राप्त हो, इस दिशा में भी हमारा प्रयास चल रहा है। इन सारी चीजों के आधार पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे पुराने उद्योग हों, चाहे नए उद्योग हों, चाहे छोटे हों, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे क्लस्टर के आधार पर हो, इन सब लोगों के अंदर मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, डिजाइन टेक्नोलॉजी, लीन कंपटीशन प्रोग्राम टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए ग्लोबल मार्केट में हम मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया के रूप में कंपीट कर सके, ये हमारी इनिशिएटिव है। और बजट के अंदर ये सारी चीजें हम प्रावधानित कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम वर्किंग कैपिटल भी ढंग से इनको दे सकें, रॉ मटेरियल भी इनको प्रोवाइड कर सकें, और मार्केटिंग की दृष्टि से भी जो अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे एग्जीबिशंस हो, चाहे फेयर हो, चाहे विदेशों में लगाए जा रहे एग्जीबिशन के आधार पर उनको सुविधाएं हों, ये गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का भी हम दे रहे हैं कि बैंक से जल्दी लोगों को प्राप्त हो। तो हमने कहा हम लेते हैं उसकी गारंटी, CGTMS का हम उसमें उपयोग करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस समय 1,03,000 से ज्यादा का हमारा करोड़ 1,03,000 करोड़ से ज्यादा का हमारा ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, तो जिसके में इसका कवरेज है। और इस कवरेज के आधार पर लगभग 22 लाख से ज्यादा यूनिट्स को हमने फायदा दिलवाया है, और भी इसको कर रहे हैं। और जहाँ तक स्टार्टअप्स है, अभी आपने जिसका नाम लिया,
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी चीजें जो हैं ये भी हमारे एक तरह से इसी के अंतर्गत आती हैं। और इसमें हमारे 2 योजनाएं हैं जो बड़े महत्वपूर्ण की भूमिका का निर्वाह करती हैं। एक इंक्यूबेशन सेंटर्स की, जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करता है, और दूसरा PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मेनली फॉर रूरल। जी, ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। PMEGP के माध्यम से आप आश्चर्य करेंगे कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग आवे, सामान्य युवा आवे, सामान्य व्यक्ति आए, उसको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 25 लाख तक का उनको योगदान। और हम उनको बाकायदे ग्रामीण क्षेत्रों में 25%, शहरी क्षेत्रों में 15%, और महिलाओं के लिए, महिलाएं हैं, SC ST हैं और आर्थिक जोन है, नक्सल प्रभावित इलाका है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% का हम सब्सिडी देते हैं, और हम देते हैं मार्जिन मनी के रूप में। और वो भी हमारा जो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, इसके माध्यम से देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक उद्यमी तैयार करना, उद्यमी और उसमें स्किल्ड मैन पावर के रूप में काम करने वाले लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना। और इसलिए हमने MOU भी किया है PMEGP में RCEP से, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बैंक के लोग हैं, इनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, और हमारे KVIC के द्वारा स्वयं स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं। इन स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों के जरिए से उद्यमियों का भी स्किल डेवलपमेंट, और जो मैन पावर है काम करने वाला, उसका भी स्किल डेवलपमेंट, ये करते हुए हम अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विस्तार हो, स्टार्टअप्स के हिसाब से भी और स्टैंड अप के हिसाब से भी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये चरितार्थ हो रहा है हमारे मंत्रालय के माध्यम से। और बजट के अंदर इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम प्राथमिकता के साथ बजट का आवंटन करवाने वाले हैं। और इस स्लोगन को हम बिल्कुल एकदम व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार की यात्रा। सही बात है। बेरोजगार से लेकर, बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करेंगे, नौकरी नहीं, स्वरोजगार अपना, यानी जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। खादी will provide jobs in rural area, and आप भी खादी पे काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, और क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स आप लेना चाहते हैं जो तो मार्केटिंग आसान हो जाए और खादी बढ़े इंडिया में? देखिए, खादी के प्रति इस समय लोगों की रुचि बहुत अधिक बढ़ी है, और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने मन की बात के अंतर्गत जनता से अपील की कि जितने कपड़े आप खरीदें तय कर लें कि खादी का भी खरीदेंगे। बाद में उन्होंने ये भी अपील की कि दीपावली के अवसर पर जो दीप आप जला रहे हैं, ये कर्ण दीप जो हमारा जो छोटा एंटरप्रेन्योर है कुम्हार, उसके द्वारा बनाया गया जो मिट्टी का की दिया है, उसके माध्यम से क्यों न जलाए। इस अपील ने अद्भुत चमत्कार दिखाया, और विलेज इंडस्ट्रीज के द्वारा जो निर्मित माल है उसको लोगों ने खरीदने की कोशिश की है। अब लोगों की रुचि काफी बढ़ी है, और इसलिए ग्लोबल मार्केट में हम compete करें और हम लागत के आधार पर दाम भी सुनिश्चित करें। हम जो सामान है, खादी का कपड़ा है, उसकी डिजाइन भी ठीक होनी चाहिए। हमने T-शर्ट लॉन्च किया है, हमने डेनिम खादी भी लॉन्च की है, और विभिन्न स्थानों के खादी के द्वारा निर्मित माल को विभिन्न प्रकार के डिजाइन के आधार पर चलाने का हमने प्रयास किया है। जो राज्य स्तरीय खादी का निर्माण है, उन राज्य के जो विशेष प्रकार की कलाकारिता है, उस कलाकारिता को भी उसमें समाविष्ट किया है। और इसलिए
चाहे टी शर्ट हो, चाहे सूट हो, चाहे अन्य कुर्ते हो, बाकी सारी चीजें हो, इसके प्रति अब आकर्षण बढ़ गया है। और आकर्षण सर्वाधिक बढ़ा है मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट। और ये आकर्षण केवल हिंदुस्तान में नहीं तो विदेशों में बढ़ा है, क्योंकि जब पिछले बार अफ्रीकन कंट्री से लोग आए थे तो यहाँ जब मिलने आए कई लोग, तो बात उन्होंने तो कहा कि मैं चाहता हूँ मोदी जैकेट। मैं चाहता हूँ मोदी को, जी हाँ। जो अफ्रीकन सम्मेलन और ओबामा साहब ने तो अपने स्वयं उसमें कहा कि मुझे यही हमारी प्रबल इच्छा थी कि मोदी कुर्ता हम भी पहन के जाए। और जापान के प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जैकेट पहन के गए थे, तो बहुत अधिक पॉपुलर हुआ है। जिस ढंग से पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर खादी के अंदर जैकेट प्रभावी हुई थी, बड़ा कोई कहता भाई कौन से, अरे जवाहर जैकेट हमने पहना है। आज उसी हिसाब से देश और विदेश में मोदी जी के नाम पर जैकेट, मोदी जी के नाम पर कुर्ता बहुत पॉपुलर हुआ है। और मैं इतना कह सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित जो खादी द्वारा माल है, डिजाइन के आधार पर आकर्षक बनाते हुए जो लाया जा रहा है उसके प्रति लोग बड़े आकृष्ट हुए हैं और लेने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने भी जो चरखे हैं, चरखों को रिनोवेट करने के लिए अच्छे चरखे दिए जाएं सूत काटने के लिए, वो सारी व्यवस्था की है। हमारे यहाँ KRDP प्रोग्राम है, खादी रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, और KRDP प्रोग्राम के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें उसके लिए सहयोग मिला है। और उस सहयोग के आधार पर लगभग 300 यूनिट को हम मदद किए हैं, जिसमें चरखा भी हम जाए हैं, वहाँ का आधारभूत ढांचे का ठीक से रिनोवेशन किया है, और जो संस्थाएं हैं उनके आधारभूत ढांचे का, और साथ ही साथ जो कतिन हैं, कतिनों को भी सहयोग प्रदान किया है, चाहे उनका वर्कशीट होगा उसको भी ठीक कराने का प्रयास किया है। और इसी के अंदर हमने आपको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस वाली बात की है कि अब इसको हमेशा हमको 20% का सहयोग के रूप में उसको प्रदान करते रहे हैं। हमने उसको 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। तो खादी के अंदर काफ़ी इस समय सुधार हुआ है, उस दिशा में हम इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, UAM आपने जो लॉन्च किया सितंबर पे, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा हुआ, करीबन 1,30,000। ये इस समय 1,30,000 आपने जो इसमें दिखाया 1 लाख का दिखाया था, लेकिन लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कल जब हमने लखनऊ में सूचना दी थी तो उस समय 1,27,000 था, आज 1,30,000 रहा है। लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य उद्यमियों के बीच में हुआ है वो उद्योग आधार मेमोरेंडम का हुआ है। और इसमें चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसे तत्काल इसको लेने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पर कुछ टाइम फ्रेम रखें आप, बाय विच ऑल ऑफ देम विल रजिस्टर, क्योंकि तकरीबन 4 करोड़ MSMEs हैं इंडिया पे, वो सारे इस पे आ जाएं, उसके लिए कुछ वास्तव में सभी रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें लोग 22 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें भी लोग आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, और भी कई, एक व्यक्ति कई उसमें उद्योग खोल सकता है, वो भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता है, तो उसमें नए लोग अधिक आए, ये हमारा प्रयास है। ये रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या होगा हम लोगों को? रजिस्ट्रेशन से फायदा यूनिवर्सल जो इंडस्ट्री का बेनिफिट से प्राप्त होता है। Otherwise, will they be denied all those benefits? I mean, if they don't register, will they be? नहीं, उनको मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार वो एक्सपोर्ट का है या बाकी के विभिन्न योजनाओं के सब्सिडी का है, तो पूरा जो इस तरह से इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन होता है और उसके आधार पूरा का पूरा उनको जो प्राप्त होता है लाभ, वह लाभ अनरजिस्टर्ड को उस प्रकार से नहीं प्राप्त होता है। ये योजना विशेष के आधार पर प्राप्त होता रहता है। जिस ढंग से उन्होंने काम किया उसके अनुसार किन किन स्कीम्स के अंदर ये चीज़ आ सकती हैं, और अगर अधिकारी कन्विंस हुआ कि हाँ ये चीज़ है, तो उसके आधार पर उसको सहयोग प्राप्त होता है। और ये उद्योग आधार मेमोरेंडम ऐसा है, ये यूनिवर्सल है,
और इसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, यूनिवर्सल बेनिफिट मिलेगा। सर और आखिरी क्वेश्चन, एक चीज़ है नो, वर्किंग कैपिटल कमी बहुत होता है एमएसएमई पे, मेनली बिकॉज जो टाइमली पेमेंट नहीं होता बिग इंडस्ट्रीज। लॉ तो कहते हैं 45 दिन पे देना चाहिए मैंडेटरी, तभी लेकिन होता नहीं है। इसका क्या इलाज है? आई मीन हाउ डू यू थिंक? इसके लिए हमने मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, और मॉनिटरिंग के लिए हमारे जो सेक्रेटरी हैं एमएसएमई के, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जिसमें इन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहेंगे। और इसमें कहाँ से नहीं आ रहा है, मैंडेटरी होने के पश्चात भी ढंग से पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके बारे में बाकायदे इंक्वायरी करके दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मैं मंत्रालय संभाला था, मंत्रालय संभालते ही हमने अपने सभी अधिकारियों को बैठाकर यह अपेक्षा किया था कि एक एमएसएमई की नीति बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए। अभी एमएसएमई की पॉलिसी नहीं थी, उस दिशा में हमने प्रयास किया। और जो पहली हमारी एमएसएमई बोर्ड की बैठक हुई, उसमें 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूस हम लोग बैठे रहे। एक ही व्यक्ति की बात सुनी गई, और उसमें जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन थे, लगभग 83 एसोसिएशन आए थे पूरे देश भर के, और सबने सुझाव दिया था, और लगभग सभी का व्यू था कि एक अपनी नीति बननी चाहिए। हमने वेबसाइट पर डाल दिया कि भाई आप लोग दीजिए, सुझाव दीजिए। उन लोगों का भी ड्राफ्ट जो हमारी पॉलिसी थी उसको डाल दिया था, और ड्राफ्ट पॉलिसी पढ़ने के पश्चात लोगों ने सुझाव काफ़ी मात्रा में दिया है। और इस समय उन सारे सुझावों को संकलित करते हुए क्या उसका एक स्वरूप हो सकता है, एमएसएमई पॉलिसी कैसी हो सकती है, उसको बनाने के लिए एक कमेटी बनाया है। और उस कमेटी में जो हमारे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी श्री प्रभात कुमार जी थे, जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, बड़े सीनियर रहे हैं, उनको उसका अध्यक्ष बनाया है। और ये सारा पढ़ने अध्ययन करने के पश्चात, लोगों के सुझावों को देखने के पश्चात एमएसएमई पॉलिसी कैसी होनी चाहिए जो सामान्य उद्यमी को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो सके। इसके लिए चाहे रॉ मटेरियल का मामला होगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का मामला होगा, चाहे मार्केटिंग का मामला होगा, चाहे कैपिटल का मामला होगा, इन सारी चीज़ों का समुचित तौर पर इंटीग्रेटेड वे से कैसे उनके साथ जुड़ाव हो सके और नीति उसमें कैसे प्रभावी हो सकती है, ये सारा अध्ययन करने के पश्चात इसको बनाएंगे। और यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। धन्यवाद। धन्यवाद।